नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ इस साहित्य गुरु के चैनल में। और हम बात कर रहे थे नेट जेआरएफ की रिवीजन सीरीज़ की। देखिए क्या है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है, जो जेआरएफ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बहुत बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपके लिए रिवीजन पर्पस से लेकर आया हूँ, ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को देख सके, रिकवर कर सके। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इसको आरंभ करते हैं। देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वह स्वयंभू को कहा जाता है। अतः देखिए, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वह स्वयंभू को कहा जाता है, और जो स्वयंभू है उन्हीं को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। और देखिए क्या है, स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा के जो प्रथम कवि हैं वह स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। इनको वाल्मीकि भी कहा जाता है और इनको व्यास भी कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। ठीक है। वही देखिए, स्वयंभू की 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पौम चरित, रिट्ठल नेमि चरित और स्वयंभू छंद। देखिए, जो पौम चरित है वो बहुत बार पूछा गया कि पौम चरित किसकी रचना है। तो ये पौम चरित जो है स्वयंभू की रचना है, और इनको वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। और रिट्ठल नेमि चरित और स्वयंभू छंद इन्हीं की रचना है। और देखिए रचनाकार और उनकी उपाधियां। देखिए, सरहपा, सरोज वज्र। सरहपा को हम सरोज वज्र के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को ही माना जाता है। वहीं देखिए पुष्पदंत, पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति। हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल जेआरएफ में, तो इसको याद कर लीजिए। जो हिंदी का भवभूति है वह पुष्पदंत को माना जाता है। वहीं जो बिहारी हैं, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ, जो रीतिकाल के बिहारी कवि हैं उनको पीयूष वर्षी मेघ कहा गया है। ठीक है। वहीं देखिए, स्वयंभू ने बंध का प्रवर्तन और सर्वश्रेष्ठ कवि चतुर्मुख को माना है। जो बंध पदड़ियाँ छंद होती है बंध में, उसी का जो प्रवर्तक है स्वयंभू ने किसको माना है? चतुर्भुज को माना है। ठीक है। वहीं देखिए क्या है, स्वयंभू से देखिए संबंधित और भी चीज़ें हैं। 8वीं सदी 783 ईस्वी के कवि हैं जो स्वयंभू कब के हैं? 783 ईस्वी, मतलब 8वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, 8वीं सदी के हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा तथा अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा और अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। वहीं देखिए, स्वयंभू की अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू का अपभ्रंश का कालिदास का है। देखिए, ये भी प्रश्न बनता है कि कालिदास जो है स्वयंभू को किसने कहा है? तो डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास का है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास डॉक्टर भयानी ने। वहीं देखिए, स्वयंभू ने स्वयं कुकवि कहा है। मतलब स्वयंभू ने खुद को क्या कहा है? कुकवि कहा है, कुकवि कहा है। वहीं देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू की देखिए कृतियाँ क्या है? स्वयंभू की कृतियाँ जैसे कि पौम चरित है, स्वयंभू छंद है, रिट्ठल नेमि, ये तीनों प्रमुख हैं। इसलिए ये बार बार मैं आपको दोहरा रहा हूँ ताकि चीज़ें जो है याद हो जाए। पौम चरित में क्या चीज़ है? देखिए, पौम चरित में ये राम कथा से संबंधित ग्रंथ है। कई बार पूछा जाता है कि पौम चरित जो रचना है उसमें जो वर्णन है किसका है? तो राम जी का वर्णन है, और राम कथा से संबंधित चीज़ों की बातें की गई है। इसे अपभ्रंश की रामायण का जाता है। इसको अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है, और अपभ्रंश में रचित राम कथा से संबंधित प्रथम ग्रंथ है। अपभ्रंश में पहली जो राम जी से संबंधित ग्रंथ कौन सी है? वही यही है, पौम चरित। पौम चरित में 90 संधियां हैं। देखिए, जैसे कि किसी किसी में सर्ग होते हैं, किसी किसी में कुछ होता है, लेकिन इसमें क्या है? 90 संधियां हैं, और इसमें 8 पंक्तियों के बाद दोहा रखा गया है। देखिए, 8 पंक्तियों के बाद क्या रखा गया? दोहा रखा गया। जैसे कि एक शैली होती है कड़वक शैली, जिसमें दो चार चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा जाता है, तो उसको कड़वक शैली कहते हैं। वहीं इसमें 8 दोहों के मतलब 8 पंक्तियों के बाद दोहा रखा गया है। यह अपभ्रंश में रचित प्रथम कड़वक रचना है। ये जो कड़वक रचना है, ठीक है। पौम चरित को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौम चरित को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया।
रिट्ठल नेमि चरियु। देखिए कृष्ण कथा से संबंधित ग्रंथ है। पौमचरित राम जी से है, रिट्ठल नेमि जो है कृष्ण जी से संबंधित है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू अपनी जो भाषा है, खुद की भाषा को देसी भाषा कह रहे हैं। और देखिए क्या है, धनपाल। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे। जो धनपाल थे वह वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। ये कई बार सवाल बनता है कि धनपाल को सरस्वती की उपाधि किसने दी थी, तो मुंज ने दी थी। ठीक है। इन्होंने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। वहीं देखिए अब्दुल रहमान से भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने संदेश रासक रचना लिखी, तो पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। मतलब धर्म से अलग जो पहला रासो ग्रंथ है, रास ग्रंथ है, वो कौन सा? संदेश रासक। इसमें क्या है, विरह की बातें की गई है, प्रेम और प्रेमिका की बातें की गई है, तो इसीलिए धर्म से अलग रासो ग्रंथ है। और देखिए संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। वहीं देखिए मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। वहीं देखिए इन्होंने पाहुड़ दोहा, जो पाहुड़ दोहा है वो किनकी है? मुनि राम सिंह की रचना की है। पाहुड़ दोहा किसकी है? मुनि राम सिंह की रचना है। और पाहुड़ दोहा के बारे में भी पूछा जाता है। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्ध बताए हैं। देखिए ये सवाल मतलब बनता ही बनता है कि आचार्य शुक्ल ने किन किन को सिद्धों के अंतर्गत रखा है। तो देखिए एक बार हम इनको देख लेते हैं। लूहीपा को सबसे पहले माना गया है। उसके बाद लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा और सबरिपा, सरहपा। देखिए लूहीपा, सरहपा और कंकालिपा, मीणपा, गोरक्षपा और चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा और तंतिपा, चमरिपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणहपा, कर्णरिपा, थर्णपा, नारोपा, शिल्पा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखधिपा, अजागिपा, कालपा, धोभिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेगिपा, भेदेपा, तमधेपा और कुकुरीपा, कुचपा, धर्मपा, महिपा, अंचितिपा, भल्लपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा और घरवरिपा, धोकरपा, मोदिनिपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडीरिपा, नागार्जुनपा, जयनांत, चरपटिपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमारीपा, चवारीपा, मणिभद्रपा, कणखलपा, कलकल्पा, कतालिपा, धहुरिपा, उधीरिपा, कपालपा, किल्पा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरीकपा, पूतलिपा, पणहपा, कोकाणिपा, अनंगपा और लक्ष्मीकरा, समूदपा, भलीपा और जोगीपा और मेकोपा। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रथम जो सिद्ध है वे कौन माने जाते हैं, तो लूहीपा माने जाते हैं। उसके बाद पूछा जाता है सरहपा जो है, लूहीपा सबसे पहले हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो सिद्ध है वो है सरहपा। ठीक है, तो इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न बनता है और बाकियों को आप देख लेना। इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, 2-4 बार आप देख लोगे तो याद हो जाएगा और चीज़ें जो है इनसे पूछ ली जाती है। और देखिए क्या है, सिद्धों का जो समय है 8वीं सदी से 13वीं सदी तक का है। वहीं सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत था। देखो ये सिद्ध जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? श्री पर्वत के पास रहते थे। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ। देखिए जो सिद्ध थे असम और बिहार उड़ीसा के साइड रहते थे और इनका जो साहित्य था उसी साइड ज़्यादा फला फूला
और वहीं देखिए सिद्धों के प्रधान केंद्र कौन कौन से, मंजूश्री, मूलकल्प, हिंदी काव्य धारा। 1910 के रचयिता राहुल सांकृत्यायन ने भी सिद्धों की संख्या 84 मानी है। हिंदी काव्य धारा 1910 के रचयिता राहुल सांकृत्यायन। देखिए जो हिंदी काव्य धारा है, जो राहुल सांकृत्यायन की रचना है, जो कि 1910 में इन्होंने लिखा है, इसमें भी जो संख्या मानी है राहुल सांकृत्यायन ने 84 मानी है। लुइपा का स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा माना जाता है। और देखिए क्या है, लुइपा को सबसे ज्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वहीं देखिए चरपपा एवं भद्रपा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताए गए 84 सिद्धों में से नहीं है। चरपपा एवं भद्रपा, देखिए सवाल बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किन किन को सिद्ध नहीं माना है, तो चरपपा और भद्रपा को इन्होंने सिद्ध नहीं माना है रामचंद्र शुक्ल ने। वहीं देखिए सिद्ध साहित्य के संपादन का प्रथम प्रयास प्राचार्यविद बैंडल ने किया। ठीक है, सिद्ध साहित्य के सबसे पहले जो प्रयास किया इनके पुस्तकों को संपादन करने का, तो प्राचार्यविद बैंडल ने किया। वहीं देखिए हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मच्छेंद्रनाथ था। मच्छेंद्रनाथ को मीणनाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है। देखिए सवाल बनता है कि जो गोरखनाथ के गुरु कौन थे और जो मच्छेंद्रनाथ है उनको और किन किन नामों से जाना जाता है, ये भी सवाल आते हैं। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मच्छेंद्रनाथ को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। वहीं देखिए गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकाला हुआ माना जाता है। जो गोरखनाथ का नाथपंथ है वो किससे, वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उपलक्ष्य ईश्वरीय प्राप्ति को लेकर हठयोग का परिवर्तन किया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो पतंजलि हैं उन्हीं ने मतलब ये जो योग है उन्हीं की देन मानी जाती है। तो जो हठ योग है जो गोरखनाथ ने सीखा, थोड़ा योग जो सीखा वो पतंजलि से ही सीखा और अपने हठ योग में उसको लाके इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, वहीं देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ का नाथ संप्रदाय के सिद्ध मंत सिद्ध मार्ग योग संप्रदाय अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हुए। वहीं देखिए नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। जैसे सिद्धों की संख्या 84 है उसी प्रकार से जो नाथ हैं उनकी संख्या 9 मानी जाती है। और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। और जो आदिनाथ जो सबसे शुरू के नाथ हैं उनको क्या माना जाता है, शिव माना जाता है नाथों में। ठीक है, नहीं देखिए रचनाकार और समय। देखिए श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है 933 ईस्वी की। भारतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की है 1184 ईस्वी की है। चंदबाला रास आसुक की है 1200 ईस्वी की है। वहीं देखिए नेमिनाथ रास सुमतिगति 1213 ईस्वी की है। वहीं देखिए आबू रास जो है पाल्हण की है जो कि 1266 ईस्वी की है। वहीं देखिए श्रावकाचार्य में क्या बातें की गई है। इस रचना में 250 दोहे हैं जिनमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे हिंदी की प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य को नगेंद्र ने प्रथम रचना माना है। वहीं देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। इसमें भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। वहीं देखिए चंदबाला रास यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। यह करुण रस प्रधान है। इसमें चंदनवाला के माध्यम से स्त्रियों को जैन सिद्धांतों के पालन की शिक्षा दी है। इसकी रचना जालोर में हुई। और नेमिनाथ रास इसमें भगवान नेमिनाथ के चरित्र का उल्लेख है। एक मिनट में देखिए जो नेमिनाथ रास है इसमें भगवान नेमिनाथ के चरित्र का उल्लेख है।
इसकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। इसमें कुल 58 छंद हैं। और देखिए क्या है, आबू रास, इसे नेति जिनद रास भी कहा जाता है। इसे नेति जिनद रास भी कहा जाता है। यह गुज्जर प्रदेश की रचना है। वहीं देखिए देवसेन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, दशमसार, तत्वसार, नय चक्र, लघुणय चक्र और नय चक्र, और दब साहब और प्रयास। तो ये इनकी रचनाएं देवसेन की। शालिभद्र सूरी का अन्य ग्रंथ कौन सी है, बुद्धिराम है। वही देखिए आसगू की अन्य रचनाएं, आसगू जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। जीव दया रास, इनमें जीवों के प्रति अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। वही देखिए लुईपा, इनका समय 773 ईस्वी है। 84 सिद्धों में इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। यह सिद्धों में से सबसे रहस्यवादी थे। यह जाति के कायस्थ थे। उड़ीसा के राजा तथा उनके मंत्री इनके प्रभाव से इनके शिष्य बन गए। तो देखिए ये पूछा जा सकता है कि लुईपा जो थे कौन सी जाति के थे, तो कायस्थ जाति के थे। और देखिए क्या है, भाव न होई अभाव न जाई, यह पंक्ति भी लुईपा की बहुत प्रसिद्ध है। देखिए कभी कभी क्या होता है, पंक्तियां दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है किस कवि की है। तो ये जो भाव न होई अभाव न जाई, ये पंक्ति है लुईपा की। वहीं देखिए सरहपा, दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। सरहपा की जो रचना है दोहा कोश है और सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जाही मन पवन संचरई, नव शशि नाह पदेश, पंडित सल सत बखानई, देहई बुद्ध बसंत जागई, नाद न बिंदु न रवि वे शशि मंडल। ये सभी इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि पूछ ली जाती है। वहीं देखिए सरहपा, दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां, जाही मन पावा संचरई, नव शशि नाह प्रदेश, पंडित सल सत बनाई, ये देही बुद्ध बसंत न जानई। तो नाद न बिंदु न रवि में शशि मंडल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वही देखिए कण्हपा को देख लेते हैं। इनका जो समय है कण्हपा, इनका समय है 840 ईस्वी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं चर्याचर विनिश्चय और कण्हपा गीतिका। इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, एक न कीजिए मंत्र न तंत्र, आगम वेव पुराण पंडित मान बहरी। और वहीं देखिए विरूपा, समय 11वीं से 12वीं सदी, वज्र यानी सिद्ध, तंत्र योगी और 84 सिद्धों में समृद्ध कवि। इनके प्रमुख रचना चर्यापद। चर्यापद जो है पूछा गया है कई बार कि चर्यापद किसकी रचना है, तो विरूपा की रचना है चर्यापद। वहीं देखिए रास, लोक जीवन में रास शब्द का अर्थ श्री कृष्ण की लीलाओं के रूप में लिया गया है, परंतु जैन साधुओं ने रास का अर्थ एक प्रभावशाली रचना के रूप में लिया। कालांतर में जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र था। विष्णु अवतारों की कथाएं रास शीर्षक से पदबद्ध की गई है। मतलब जो रास ग्रंथ लिखे गए, जैसे कृष्ण के रास लिखे गए हैं, वही कृष्ण के ऊपर ही ज़्यादा रास ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इसी से हमें मतलब समझना चाहिए कि मतलब रास में क्या है। वहीं देखिए रास या रासक का अर्थ क्या होता है। संस्कृत साहित्य में रास का संबंध क्रीड़ा या नृत्य से होता है। मतलब जो नृत्य होता है, क्रीड़ा मतलब खेल होता है, उसी को हम रास कहते हैं। वहीं देखिए भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। रास को लोक गायन रूप भी कहा जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार रास एक प्रकार का रूपक है। प्रमुख रास ग्रंथ है उपदेश रसायक रास जिन दत्त सूरी का, रेवंत गिरी रास रचयिता विजय सेन सूरी, स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का है और चंदन बाला रास आसगू कवि का है। जीव दया रास आसगू कवि का है। वहीं देखिए नेमिनाथ रास सुमति गति का है। वहीं देखिए पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी का है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। वही देखिए जम्बू स्वामी रास धर्म सूरी का है। तो मैट्रिक में ये प्रश्न आते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, तो इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा।
वहीं देखिए खुमांड रासो में 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। जो खुमांड रासो है वह 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है। वहीं देखिए विशलदेव रासो जो है सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें, विशलदेव रासो में हमें देखने को मिलता है। जयचंद प्रकाश जो है कन्नौज के राजा जयचंद का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए परमाल रासो जो है इसका केंद्र बैसलवाड़ा है। वहीं देखिए इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। खुमान रासो रचयिता दलपति विजय, खुमान रासो के रचयिता कौन है, दलपति विजय। रचना काल जो है 9वीं शताब्दी है। भाषा जो है राजस्थानी हिंदी। डींगल शैली है। देखिए डींगल और पिंगल जो होता है, डींगल जो होता है राजस्थानी होता है, वहीं पिंगल जो होता है ब्रज से संबंधित भाषा, मतलब ब्रज से मिलती जुलती भाषा को हम पिंगल कहते हैं। प्रधान रस कौन सा है, वीर और श्रृंगार है। इसमें 5000 छंद हैं। इस रचना में श्री राम से लेकर खुमान तक के राजाओं का उल्लेख है। इसमें बगदाद के खलीफा और अलमामू व खुमान के युद्ध का वर्णन है खुमान रासो में। वहीं देखिए विशलदेव रासो रचयिता नरपति नाल, रचना काल 1212 संवत या 1155 ईस्वी माना जाता है। कोई भी मतलब रचना काल जो है बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, ऐसा लगभग में माना जाता है। वहीं देखिए रस क्या है, वियोग रस की प्रधानता है खुमान रासो में। इसकी पिंगल शैली है और इस रचना में लगभग 2000 चरण माने गए हैं। देखिए इसमें 2000 चरण माने गए हैं। किसी किसी में छंद मिलता है, किसी किसी में कुछ, तो सब में अलग अलग चीज़ें दी गई। इसमें 2000 चरण माने गए हैं। यह 4 खंडों में विभक्त रचना है। यह प्रथम रचना जिसमें 12 मासा शैली का आरंभ हुआ है। देखिए यह प्रथम रचना है जिसमें 12 मासा शैली का प्रारंभ हुआ है। वहीं देखिए इसका नायक अजमेर को चौहान वंशी विशलदेव है और नायिका राजमती है जैसलमेर की। यह 128 छंदों की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गेय रासो माना है। वहीं देखिए नरपति नाल ने इसे स्त्री रसायन कहा है। वहीं देखेंगे जो जयचंद प्रकाश है, इसकी जो रचना है भट्ट केदार ने की है। समय इसका 12वीं शताब्दी है। यह ग्रंथ कन्नौज नरेश जयचंद की राज प्रशस्ति से युक्त है। वहीं देखिए जो परमाण रासो है, रचयिता जो इसके हैं जगनिक हैं। रचना काल 1173 ईस्वी है। इस ग्रंथ में महोबा के 2 वीर राजा परमवीर देव के सेनानायक आला और उदल की वीरता का उल्लेख है। अगर आपने आला उदल की जो आला सुनी होगी तो आपको पता होगा। वहीं देखिए पृथ्वीराज चौहान के साथ महोबा के इन वीरों आला और उदल का युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई। वहीं परमाल रासो को आला खंड भी कहा जाता है। आला एक गीत, इसका केंद्र बैसलवाड़ा या वर्षा ऋतु में गाया जाता है। जो आला है एक गीत है और इसका केंद्र क्या है, बैसलवाड़ा, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। परमाण रासो का संपादन सबसे पहले फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आला खंड शीर्षक से करवाया। वहीं देखिए खुमान रासो राजस्थान के बृहद संग्राहकों ने इसका समय 17वीं से 18वीं शताब्दी माना है। इसकी हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह प्रबंध काव्य और वीर प्रमुख रस है। विशलदेव रासो, इसके प्रथम खंड में विवाह है अजमेर के राजा विशलदेव और भोजपुत्री राजमती का। इसके द्वितीय खंड में राजनीति के वाक्य से नष्ट होकर राजा उड़ीसा चला जाता है। देखिए क्या है इसमें जो विशलदेव के बारे में बताया गया है। और देखिए तीसरे खंड में विरह वर्णन है। इसमें राजमती का विरह वर्णन है और विशलदेव का उड़ीसा से लौटना है। इसके चतुर्थ खंड में राजमती को चित्तौड़ लाना है। वहीं देखिए साहित्यिक हिंदी की प्रथम कृति है और इसकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। यह वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विशुद्ध वियोग श्रृंगार की रचना है। तो क्या है मतलब इसमें हमें श्रृंगार जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। परमाल रासो आचार्य शुक्ल ने इसके बारे में कहा है कि यह ग्रंथ की गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। परमाल रासो के बारे में किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। यह कथन पूछा जा सकता है, तो आप इसको 1-2 बार देख लेना। और देखिए
वज्रयान बौद्ध धर्म से विकृत शाखा की, इसमें वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। बौद्धों ने वज्र का अर्थ शून्य या शून्यवाद लिया है। बुद्ध को वज्र सत्व की संज्ञा मिली है। वज्रयान यानी शून्यवाद को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने विकृत मार्ग अर्थात वामाचार्य को अपनाया। सिद्धों की वामाचार्य भोग प्रधान साधना परवर्ती पर शैव मत के कौल संप्रदाय का प्रभाव है। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 में, जैसा कि हमें पता है, और उनकी जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना है। निबंध देखिए जो आचार्य शुक्ल का है, चिंतामणि भाग 1 1939। यह पहले विचार विधि के नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। और देखिए, चिंतामणि में 17 निबंध है जो भाव मनोविकार से संबंधित है। चिंतामणि में कितने 17 निबंध हैं जो कि भाव और मनोविकार से संबंधित है। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल की आलोचना ग्रंथ काव्य में रहस्यवाद 1929। वहीं देखिए, गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1939। यह आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनाएं हैं। वहीं देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत परिवर्तित किया है। तो ये आचार्य शुक्ल के बारे में कुछ बातें हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी रचना है जो कि 1940 में प्रकाशित हुई है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी की रचना है। वहीं देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। अगर आपको पता हो कि जो आदिकाल का जो नामकरण है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, और इनकी एक रचना भी है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1953 में प्रकाशित हुई है। वहीं देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी रचना है जो कि 1938 ईस्वी में हमें देखने को मिलती है। वहीं देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, इसमें 6 भाग की रचना की है। वहीं देखिए, मेरुतुंग, इनका समय 14वीं शताब्दी है। इन्होंने संभवतः 1361 में प्रबंध चिंतामणि लिखा। इस ग्रंथ में संस्कृत भाषा के बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी हैं। वहीं देखिए, प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रबंध चिंतामणि जो है जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज, नृपति, भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, यह संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग से बनाया गया है जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी प्रचलित हैं। इनमें कुछ दोहो जो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। तो देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। इसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई है। वहीं पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग है। देखिए, ये बहुत बार सवाल बनता है और मैंने देखा है खुद भी कि पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग है। तो 69 सर्ग है, और जो रेवा तट वाला सर्ग है वह कौन सा सर्ग है? वह 27वां सर्ग है। तो आप इसको ध्यान कर लीजिए कि पृथ्वीराज रासो में टोटल 69 सर्ग है और जो रेवा तट का सर्ग है वो है 27वां सर्ग। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। ठीक है, वहीं देखिए, चंद्रबरदाई का जो जन्म है 1148 ईस्वी लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में माना जाता है। उनकी जो मृत्यु है 1192 ईस्वी गजनी में हुई। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। उस समय में जो भाषाएं प्रयोग में लाई जाती थी
उस समय की 6 भाषाओं का प्रयोग इस काव्य में हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए संत ज्ञानेश्वर, यह महाराष्ट्र में 13वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। यह संत नामदेव के तत्कालीन थे। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता समभाव का उपदेश दिया। इनके अन्य कृतियां हैं अमृतानुभव, चांगदेव, पासठी, अभंग। इन्होंने भावार्थ दीपिका नाम से गीता पर टीका भी लिखी। वहीं देखिए गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। ये देखिए पूछा जाता है कि जो नाथ पंथ है वो कौन सी शाखा से निकला है, वज्रयान शाखा से निकला हुआ है गोरखनाथ का नाथ पंथ। और सिद्धों की जो शाखा है वो कौन सी शाखा से निकली है, जो वज्रयान हीनयान से जो निकली है वह सिद्धों की शाखा निकली है। वहीं देखिए इन नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनके नाम नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर नाथ और मल्ल्यार्जुन, ये सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं। वहीं देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 1833 नहीं है, इनका जो जन्म है 1883 है में हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुरी में हुआ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो इन्होंने 1900 में जयपुर में नागरी मंच की स्थापना की। और देखिए क्या है 1902 में मासिक पत्र समालोचन के संपादन किया। और देखिए क्या है इनकी रचनाएं, इनके कहानी संग्रह सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। इनकी केवल 3 कहानियां हैं और इनकी जो तीसरी कहानी है उसने कहा था जो कि 1915 की रचना है। इन्हीं से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इन्होंने सबसे कम कहानियां लिखी और सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रसिद्धि पा गए। 1915 में जो इनकी कहानी है उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, जिसको पूर्व दीप्ति शैली भी कहते हैं हिंदी में। और सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनको इन्हीं कहानी से मिली। इनकी आलोचना देखिए क्या है पुरानी हिंदी, और इन्होंने आलोचना पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को जो नाम दिया इन्होंने, वैसे अपभ्रंश को भी ये पुरानी हिंदी कहते हैं। निबंध देखिए क्या है मारेसी मोही कुठाव, कछुआ धर्म, जय जमुना मैया की, अमंगल के स्थान पर मंगल, गोबर गणेश संहिता, धर्म और समाज, खेल भी शिक्षा ही है, आत्मघात, देवकुल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 1939। यह पहले विचार विधि के नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि में 17 निबंध है जो भाव मनोविकार से संबंधित है। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल की आलोचना ग्रंथ जो है काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी, गोस्वामी तुलसीदास 1923 और जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949। यह आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत परिवर्तन किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखी 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 की इनकी रचना है। वहीं देखिए बिसलदेव रासो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना है। इसके रचनाकार नरपति नाल हैं। विशलदेव रासो की रचना 14वीं सदी विक्रमी की मानी जाती है। 4 खंड और 216 छंद इसमें हमें देखने को मिलते हैं। विशलदेव एक प्रतापी राजा थे एवं संस्कृत के अच्छे कवि थे। जो विशलदेव थे प्रतापी राजा और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अपना हरकेली विजय नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया तथा राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नामक नाटक भी लिखा। वहीं देखिए विशलदेव रासो के 4 खंड हैं। प्रथम खंड मालवा के परमाल भोज की पुत्री। देखिए पूछा गया है कई बार कि जो विशलदेव रासो है उसमें से पहला खंड कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है। तो ये
पूछा जाता है। तो प्रथम खंड है मालवा के परमाल भोज की पुत्री, राजमती से शाकंभरी नरेश विशलदेव विग्रह राज के विवाह का वर्णन। द्वितीय खंड में है विशलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना, और तृतीय खंड में है राजमती का विरह वर्णन, और चतुर्थ खंड में है भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना, विशलदेव को वहां से चित्तौड़ लाने का प्रसंग। वहीं देखिए अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1312 विक्रमी संवत में हुआ था और मृत्यु 1389 में हुई। इनका मूल नाम अबुल हसन था। इनका जन्म स्थान एटा जिले का पटियाला गांव था। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में साहित्य लिखा। खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करने वाले प्रथम कवि। उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ब्रज और अवधी भाषा को मिलाकर रचना करने वाले प्रथम कवि थे। देखिए अमीर खुसरो ने ना खड़ी बोली में रचना की है और ये प्रथम खड़ी बोली के रचनाकार माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों की भी मतलब सृजन किया, बनाया है। जो भी ढोलक, तबला, ये सब जो गाने बजाने वाले यंत्र हैं इनका निर्माण भी इन्होंने ही किया है। वहीं देखिए अमीर खुसरो ने लगभग 100 रचनाएं लिखी। खालिक बारी, देखिए खालिक बारी पूछा गया, खालिक बारी किसकी रचना? अमीर खुसरो की रचना है। ये एक शब्दकोश है। खालिक बारी क्या है? शब्दकोश है। इसकी रचना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान करवाने हेतु की गई। जो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने गयासुद्दीन तुगलक, ये जो तुगलकाबाद का किला है दिल्ली में, उसके पुत्र को शब्दों की जानकारी, भाषा सिखाने के लिए इसकी रचना की गई। वहीं देखिए नूह सिपर, इस कृति में भारतीय गोलियों के संबंध में वर्णन मिलता है। वहीं देखिए निस्बते का अर्थ है संबंध, अर्थात दो वस्तुओं में परस्पर समानता ढूंढनी होती है। वहीं मुकरियाँ जो है बात कर कर मुकर जाना। मुकरियाँ का मतलब क्या है? बात कर कर मुकर जाना। ये पूछा जा सकता है कि मुकरियों का मतलब क्या है? दो सूखने, दो बातों का एक ही उत्तर होना, दो सूखने हैं। वहीं गजल, पहेलियाँ, नज़म इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। और देखिए खुसरो का जो लक्ष्य था जनता का मनोरंजन करना था, ना कि धर्म का उपदेश देना। इस समय की भाषा परिष्कृत नहीं थी, बल्कि काव्य भाषा, ठेठ ब्रज भाषा, सोरसैनी या पुरानी ब्रज भाषा ही थी। इसमें खड़ी बोली के भी शब्द थे। तो मतलब जो इस समय की जो भाषा हमें देखने को मिलती है वह बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारे जो नेट JRF के लिए, जो हिंदी साहित्य से संबंधित नेट के लिए इम्पोर्टेंट PDF है, मैंने वहाँ पे शेयर कर रखी हैं और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं रोज़ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक रिवीजन सीरीज़ ला रहा हूँ, जिससे जो आपका जो रिवीजन है अच्छे तरीके से हो पाएगा और आप उन तथ्यों को जान पाएंगे जिनको आप भूल गए हैं और जिनसे आप रूबरू नहीं हो पाए। तो आप मेरे साथ जुड़िए और चीज़ों को समझिए, और आपको किस टॉपिक पे रिवीजन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर रिवीजन सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँ और आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिले। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और आप टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जब तक के लिए धन्यवाद।